यूरेनस प्लैनेट जिसके बारे में हम जानते तो बहुत है, पर वो गलत जानकारी है। इसका पता तब चला जब जेमी और उसकी टीम ने रिसर्च पेपर की फिर से जांच की थी। वैज्ञानिक दशकों तक यह मानते आ रहे हैं कि उन्हें अरुण ग्रह के बारे में काफ़ी कुछ पता है। ऐसा होता भी क्यों नहीं, आखिर 1986 में नासा का वॉयेजर 2 यूरेनस के पास से ही तो गुजरते हुए उसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसने जो तस्वीरें खींची और जो डेटा भेजा, वह यूरेनस के बारे में हमारे पास सिर्फ वही फोटो और डाटा है जो पास जाकर लिया गया था। वॉयेजर 2 के डेटा से पता चला कि यूरेनस का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही अलग था। लेकिन इस प्लेनेट की खोज और रिसर्च 13 मार्च 1781 से शुरू हो गई थी, जब ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने धुंधले तारों की खोज करते हुए यूरेनस की खोज की थी। इसके 6 साल बाद 1787 से 1851 में इसके 4 चंद्रमाओं की खोज की गई और उन्हें टाइटेनिया, ओबेरॉन, एरियल और एम्ब्रियल नाम दिया गया। फिर 1948 में एक और चंद्रमा मिरांडा की खोज की गई। इसके भी लगभग 30 साल बाद 10 मार्च 1977 को ऑस्ट्रेलिया में कुइपर एयरबोर्न वेधशाला और पर्थ वेधशाला के वैज्ञानिक निरीक्षण करते समय बहुत उत्सुक हो रहे थे। इस समय एक तारे SAO 158687 के सामने से यूरेनस गुजरने वाला था। इस घटना से पहले और बाद में किए गए रिसर्च से एक बहुत बड़ी खोज हुई और तब पता चला कि शनि की तरह यूरेनस भी सलों से घिरा हुआ है। फिर दिन आया 24 जनवरी 1986 का, जब नासा के वॉयेजर 2 ने यूरेनस की पहली और अब तक की एकमात्र यात्रा की थी। इस अंतरिक्ष यान ने ग्रह के बादलों से 81,500 किलोमीटर अंदर से यात्रा की थी। इस समय वॉयेजर ने 10 नए चंद्रमा, 2 नए छल्ले और शनि से भी अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की खोज की थी। लेकिन जो गलती हुई थी वो भी यहीं पर ही हुई थी। फिर 22 दिसंबर 2005 में नासा ने यूरेनस के 2 नए छोटे चंद्रमा मेबा और क्यूबिड की खोज की घोषणा की। ये खोजें हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई तस्वीरों से की गई थी और 2006 में रिंग के कलर और 18 मार्च 2011 को नासा का न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान प्लूटो की ओर जाते हुए यूरेनस की कक्षा को पार कर गया, जो वॉयेजर 2 के बाद यूरेनस की कक्षा से आगे जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। लेकिन इस अंतरिक्ष यान ने यूरेनस की कोई भी तस्वीर नहीं ली। आज हमारे पास यूरेनस तो ठीक, पर उसकी रिंग्स और उसके मून्स की जितनी भी तस्वीरें हैं और वहाँ का जितना भी डेटा हमारे पास है ना, वो सब कुछ उन 6 घंटों में ही निकाला गया था जब वॉयेजर 2 यूरेनस का सर्वे कर रहा था। फिर बाद में हबल, जेम्स और कई पावरफुल ग्राउंड वेव टेलीस्कोप से हमें कुछ फोटो क्लैरिफिकेशन और वेरिफिकेशन के लिए मिली, मगर वॉयेजर 2 की तरह किसी ने भी दोबारा फोटो नहीं ली। हमेशा से माना जाता था कि यूरेनस के चारों तरफ काफी सारे रिंग्स मौजूद है, लेकिन वॉयेजर ने वैज्ञानिकों को 2 और रिंग्स की जानकारी दी, जिसकी खबर पहले तक किसी को भी नहीं थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड और रोटेशनल एक्सेस करीब 59 डिग्री तक तिरछी है। ये डिस्कवरी भी वॉयेजर से ही की गई थी। इसके साथ ही उसके क्लाउड सरफेस के 800 किलोमीटर नीचे पानी से भरा एक समुद्र मौजूद है और यूरेनस के एटमॉस्फेयर में करीब 724 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं बहती है। जो मैग्नेटिक फील्ड वॉयेजर द्वारा रिकॉर्ड की गई थी ना, वो उसकी रोटेशन के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही थी। यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड ना सबसे ज्यादा मिसमैच हो रही थी। अब मैग्नेटिक फील्ड तब बनती है जब किसी प्लेनेट के अंदर कोर में होने वाले मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब एक और चीज ये भी थी कि यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से चार्ज थी, जिसकी जगह पे इस पूरे रीजन पे वाटर आइस और प्लाज्मा होना चाहिए था, क्योंकि यूरेनस के साथ साथ उसके मून्स बर्फ से ढके हुए हैं और अगर वो बर्फ कुछ भी हरकत कर रही होती ना, तो उससे निकलने वाला प्लाज्मा और वाटर आइस हमें आसपास के एटमॉस्फेयर में दिखने चाहिए थे। मगर चूंकि ऐसा कुछ भी वहाँ पर उपस्थित नहीं था, इससे ये लग रहा था कि यूरेनस के मून से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। वहाँ लाइफ की संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है और इन चंद्रमाओं के बर्फ के नीचे कोई भी समुद्र मौजूद नहीं होगा। लेकिन जब जेमी अपने टीम मेंबर्स के साथ यूरेनस के वॉयेजर 2 के डेटा को स्टडी कर रहे थे, तब उन्हें यह पता चला कि इस सारे डेटा में बहुत सारी गलतियां और कमियां हैं। असल में तो यूरेनस वैसा है ही नहीं। जेमी ने जब इलेक्ट्रॉन की इतनी भारी मात्रा को यूरेनस के एटमॉस्फेयर में देखा, तब उन्होंने इसके सोर्स को देखने के लिए सूर्य के डेटा को देखा और उससे मिल गया उनका जवाब। उन्होंने पाया कि वॉयेजर 2 का फ्लाईबाय उस समय में हुआ था जब सौर हवा सूर्य के पास कुछ ज्यादा ही पहुंच गई थी। उस इम्पैक्ट की वजह से कुछ समय के लिए यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिनल शेप ही चेंज हो गया था। इससे वॉयेजर ने जो डेटा इकट्ठा किया था उसमें गलतियां आ गई थी। टीम ने रिसर्च में पाया कि फ्लाईबाय होने से ठीक पहले सौर हवाओं का दबाव करीब 20 गुना तक बढ़ गया था। इस वजह से यूरेनस के आसपास एक ऐसा वातावरण बन गया था जो कि यूरेनस की लाइफ में 4% से भी कम समय तक मौजूद रहता है। अगर वॉयेजर 2 कुछ समय पहले भी वहां पर पहुंच गया होता तो ऐसी गलतियां नहीं होती। पर अब यह लग रहा है कि यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन से चार्ज थी, वो सूर्य के कारण हुई थी। और जो वॉयेजर 2 को कोई भी वाटर आइस आसपास के एटमॉस्फेयर में नहीं दिखाई दिए थे, वो भी सौर तूफान की वजह से हुआ था। तो हो सकता है कि यूरेनस के मून पर भी बर्फ के नीचे समुद्र मौजूद हो और वहाँ भी लाइफ की संभावना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।